दोस्तों अभी रिसेंटली एक स्टोरी आई मेरे सामने। एक इंसान है जो कि साइकिल पर जा रहा था। साइकिल पर जाते जाते उसको सांप काट लेता है। उसको गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, वो सांप को पकड़ता है और सांप को मारना स्टार्ट कर देता है। तो सांप भी काफ़ी घायल होता है। फिर वो क्या करता है, उस सांप को पॉलीथीन में लेता है और सीधा हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जाके वो बोलता है कि मुझे सांप ने काट लिया, मेरा इलाज करो, और इसमें सांप भी पड़ा हुआ है, इसका भी इलाज करो। ऐसा इंसान शायद ही कोई आप लोगों को देखने को मिला होगा। मैंने ये स्टोरी क्यों सुनाई पता नहीं मुझे क्यों, जब मैं यहाँ पर नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मुझे वो स्टोरी कनेक्ट हो गई। इनके द्वारा पहले बॉम्ब बनाया गया। ये जो बॉम्ब है इसकी वजह से दुनिया भर में बहुत सारे लोगों की जान गई, जिसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा अक्सर मूवीज़ के अंदर भी, डायनामाइट। ये जो बॉम्ब है इनको बनाने के बाद में लगा यार कुछ गलत आविष्कार कर दिया, अब कुछ अच्छा करते हैं। तो फिर इनके द्वारा अवार्ड स्टार्ट किए गए, जिनको आज की डेट में आप लोग नोबेल प्राइज़ के नाम से जानते हैं। ताकि जो लोगों की जान गई है, इंसान को गिल्टी फील होती है ना अंदर से, तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि उसको एक तरीके से कंप्लीट करने के लिए, कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें हुई हैं उसकी कंप्लीट तो शब्द सही नहीं होगा, उसकी भरपाई करने के लिए बोला जाए बेसिकली, इनके द्वारा नोबेल प्राइज जो है वो स्टार्ट किया गया। तो आज की इस वीडियो में 2022 के जो सारे नोबेल प्राइज है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा डिटेल में, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, किस किस कैटेगरी में किस किस पर्सन को मिले हैं ये अवार्ड, और उन पर्सन के द्वारा ऐसा क्या किया गया जिसकी वजह से ये अवार्ड मिले हैं। तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। उस तब तक मैं इसको स्टार्ट करूँ, ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इनका नाम क्या है, पूरा नाम कमेंट बॉक्स में बताओ, देखता हूँ किस किस को पता है। बाकी तो मैं सारी बातें आप लोगों को एक एक कर बताऊंगा ही। पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात ये बोलना चाहूँगा कि यार देखो, कभी भी कोई चीज़ पढ़ा करो ना, उसके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जनरेट किया करो। ऐसा क्या हो गया, क्यों पढ़ रहे हैं इसको, कुछ तो रीज़न हो गया ना। तो हर एक चीज़ के पीछे अपना वाई लगाना स्टार्ट करो कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, वाई अगर लगाना स्टार्ट कर दिया, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, ये लगाना स्टार्ट कर दिया, तो आप लोगों के माइंड में जो थॉट हैं, जो विचार हैं, उनमें और ज़्यादा क्लैरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में सोचने के तरीके में भी आप लोगों को चेंज नज़र आएगा जब इन चीज़ों पर फोकस देना आप लोग स्टार्ट करोगे। ओके, जब ये अवार्ड मिलते हैं कुछ ऐसी सेरेमनी होती है, अभी खैर अनाउंस किए जाते हैं और फिर इसके बाद में यहाँ पर ये अवार्ड दिए जाते हैं दिसंबर के महीने में। तो अभी यहाँ पर अनाउंस हो चुके हैं सारे के सारे अवार्ड। अभी जो मैं आप लोगों को बताने स्टार्ट करूँगा उसके बारे में एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर सारे के सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट कर देंगे। पर उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जानते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, इन्हीं के नाम से, ये जो इनके नाम का जो लास्ट वाला शब्द है इसी से निकल कर आता है नोबेल प्राइज। यहां से आप लोग देखते हैं, ये जो अल्फ्रेड नोबेल साहब हैं यहाँ पर, ये एक इंजीनियर थे, और इंजीनियर क्या नहीं कर सकते, इंजीनियर सब कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया, इन्होंने डायनामाइट बना दिया। ये जो डायनामाइट इनके द्वारा बनाया गया, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भयानक हथियार रहा, जिससे काफ़ी सारे लोगों की जान गई। तो यहाँ पर इनकी जब आखिरी सांसें ये ले रहे थे 1896 में, तो उससे थोड़े से पहले इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा अपनी एक विल छोड़ दी गई, मतलब इच्छा। इच्छा मतलब इन्हों के द्वारा बोला गया कि जो भी मेरा धन है, संपत्ति है, उसमें से लोगों को प्राइज दिए जाएं, और उन प्राइज को इस्टेब्लिश किया गया 5 कैटेगरी में, कि इन कैटेगरी में अगर कोई ऐसा कुछ काम करता है जिससे समाज में कुछ अच्छा होता है, यहाँ पर जिस सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं उसको कुछ एक अच्छी डायरेक्शन में हम लोग लेकर चलते हैं, तो हर साल जो भी ऐसा करेगा उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पर, उस प्राइज का नाम पड़ गया नोबेल प्राइज। तो इनकी जो आखिरी सांसें इनके द्वारा ली गई थी वो 1896 में ली गई थी। उसके जस्ट 5 साल बाद पंचवर्षीय योजना बनी, और उस पंचवर्षीय योजना में 1901 में नोबेल प्राइज जो है वो रॉकेट पर रखकर लॉन्च कर दिए गए, मतलब नोबेल प्राइज जो है वो देने स्टार्ट कर दिए। कुछ और इंटरेस्टिंग और प्यारी सी इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो अवार्ड है ये उन इंसानों को दिए जाते हैं जिन्होंने लास्ट ईयर जो साल गया है उसमें कुछ ऐसा खोज दिया है कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि हाँ ऐसा भी कुछ हो गया है, कुछ ऐसा लिख दिया है किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा लिखा भी जा सकता है, लोगों की कुछ ऐसी हेल्प कर दी है कि किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे भी लोगों की हेल्प की जा सकती है। यानी कि अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड कंफर्म किए जाते हैं। जो यहाँ पर प्राइज सेरेमनी है वो स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर देखने को मिलती है हर साल दिसंबर के महीने में। और यहाँ पर अगर पीस प्राइज के बारे में बात करें तो ये बोला जा रहा है कि नॉट अवॉर्डेड एट स्टॉकहोम, ये स्टॉकहोम में नहीं अवॉर्ड किया था, ये ओस्लो यानी कि नॉर्वे के अंदर, यानी कि बाकी के प्राइज यहाँ पर स्वीडन के अंदर, और ये वाला प्राइज आप लोगों का नॉर्वे के अंदर सेम डे सेरेमनी आप लोगों को देखने को मिलेगी।
जब किसी को प्राइज दिया जाता है तो उसमें क्या क्या मिलता है? एक तो गोल्ड का मेडल मिलता है, जो कि नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, जो कि थंबनेल पर भी था, ठीक है। एक डिप्लोमा मिलता है, जैसे आप लोग डिग्री डिप्लोमा लेते हैं तो यहाँ पर ये डिप्लोमा है। और इसी के साथ में मॉनेटरी अवार्ड, यानी कि एक तरीके से कौन बनेगा करोड़पति भी बन जाते हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। पर लेकिन आखिर ये अवार्ड हमारे गांधी जी को क्यों नहीं मिला? आप लोगों ने कई बार ये क्वेश्चन सुना होगा, यार गांधी जी ने एक तरीके से आज के दिन में बहुत सारे कंट्री में फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चलाए गए और वो गांधी जी के नाम से चलाए गए कि हाँ गांधी जी से इंस्पायर होकर, और उन्हें गांधी जी को नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो इसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन है कि ये अवार्ड जो है जिंदा इंसानों को ही दिया जाएगा, मतलब पोस्टह्यूमसली नहीं दिया जाएगा, किसी की मरणोपरांत ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। एक तो ये कंडीशन है इसके अंदर में। पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर यह है कि एक बार में एक कैटेगरी में 3 से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जाएगा, यानी कि 3 लोगों को अवार्ड दिया जाएगा एक कैटेगरी में, उससे ज्यादा ये उस कैटेगरी में अवार्ड नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग बोलोगे ये सारी क्यों बता रहा हूँ बातें? अगर आप लोगों ने ध्यान से अपने एग्जाम देखे होंगे, इसमें प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर भारत रत्न के बारे में पूछ लिया, ठीक है। तो जब भारत रत्न के बारे में पूछ लिया तो वो यहाँ पर बेसिकली नोबेल प्राइज के बारे में भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जब मैंने बोला कि नोबेल प्राइज से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो एक बच्चे का कमेंट था बड़ा इंटरेस्टिंग, सर अगर मुझे नोबेल प्राइज लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो यार नोबेल प्राइज जो है बेसिकली इसका एक क्राइटेरिया है, नॉर्मली अगर देखा जाए वो बोला जाता है कि ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, यानी कुछ ऐसा करना कि उस फील्ड में उससे बड़ा इंसानों को फायदा पहुंचाने वाला काम किसी ने न किया हो, उस इंसान को ये प्राइज मिलता है। और हर साल जब नॉमिनेट किया जाता है तो अलग अलग जो भी लोगों ने जो भी काम किए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर, साइंटिस्ट या फिर जिस भी फील्ड से जो भी इंसान आते हैं, पार्लियामेंटेरियन, असेंबलियन, जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स के जो नाम जाते हैं अलग अलग असेंबली से, तो उनको एनालाइज किया जाता है कि किसने ऐसा कोई काम किया है और उसके बेस पर फिर यहाँ पर जो है ये कंफर्म किया जाता है, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मानवता के लिए काम करने वाली बात आ जाती है, अपनी चीजों से ऊपर उठकर, और कहते हैं कि पूरी जिंदगी इस काम में लगा देना। तो इस तरीके से आप लोग ये क्राइटेरिया बोल सकते हो। बेसिक क्राइटेरिया वही है कि एक तरीके से ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड, यानी कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ा कुछ ऐसा काम कर जाना जो कि बहुत फायदा पहुंचाए। जिसको बहुत जल्दबाजी होगी, नहीं यार बस प्राइज का नाम पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए किसको मिला है, तो ये एक अकेली स्लाइड आप लोगों के लिए काफी है। मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, पीस और लिटरेचर, तो टोटल 6 कैटेगरी में ही दिया जाता है और सारी के सारे जो जिनको मिला है उनके सबके नाम भी आप लोगों के सामने है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 2 7। तो यहाँ पर मतलब एक तरीके से ये कुछ नाम है, इनको एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। ऐसे तो होच पोच हो जाएगा, तो आप लोगों को एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर करता हुआ मैं चलूंगा, जिससे आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि कुछ इंसान है, जैसे तो इंसान हो गए टोटल मिलाकर, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक एक कर हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहला अवार्ड देते हैं, और जो कि बहुत शानदार है, बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा खासकर इसको, तो मैं इससे काफी कुछ आप लोग जान पाओगे। और ये है फिजिक्स से रिलेटेड। पहले नाम और इनके चेहरे देख लेते हैं। जो ये सारी पर्सनैलिटी है, जॉन एफ जो क्लोजर हैं यहाँ पर वो यूएसए के हैं, एलन एस्पेक्ट जो हैं वो फ्रांस के हैं, और एंटोन ज़िलिंगर ये ऑस्ट्रिया के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। इनको जो ये अवार्ड मिला है, ये मिला है बेसिकली क्वांटम मैकेनिज्म के अंदर में। और यहाँ पर भी अगर बात करेंगे तो आप लोगों को एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पर इंटेंगलमेंट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो ये क्या है? एक तरीके से चीजें ऐसा नहीं कि पता नहीं थी। ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है इसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं जो न्यूटन साहब है वो भी थोड़े से आप लोगों को गलत साबित होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी और जो थ्योरी में अब इनके द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया गया है, वो न्यूटन साहब के विचारों के साथ में थोड़ा सा असमंजस में आ जाती है, यानी कि थोड़ा सा उसके अपोजिट में चली जाती है। तो और डेफिनेट यहाँ पर चीजें हो जाएंगी जब इस अवार्ड के बारे में आप लोग यहाँ पर जानेंगे थोड़ा सा डिटेल में। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जब पढ़ रहे थे इसके बारे में तो काफी कुछ मुझे जानने को मिला कि ऐसा ऐसा कुछ है। तो मुझे लगा फिर इसी तरीके से थोड़ा सा आप लोग अच्छे से चीजें बताई जाए, ताकि एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोग के माइंड में क्रिएट हो सके। फिजिक्स की 2 ब्रांच होती हैं, एक को बोलते हैं क्लासिकल और दूसरे को बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल जिसमें ऑप्टिक्स, मैकेनिक्स और जो भी आप लोगों ने आज के डेट में जो अपना बेसिक फिजिक्स जो आप लोगों ने पढ़ी है, तो ये वाली कैटेगरी आप लोग क्लासिकल फिजिक्स की आती है।
जब आप लोग मॉडर्न में जाएंगे तो क्वांटम, न्यूक्लियर और ये सब चीजें, जैसे ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें देखने को मिलेगी, ये मॉडर्न फिजिक्स में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स की जो दो ब्रांच आप लोगों के सामने हैं, इसमें हम लोग मॉडर्न साइड में आप लोगों को जाते हुए नजर आएंगे। आखिर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैं आप लोगों को वो समझा देता हूँ यहाँ पर। नॉर्मली ये काफी इंटरेस्टिंग थोड़ा सा उदाहरण देकर मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप लोग थोड़ा समझ पाएंगे। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है, अगर इसके बारे में बात की जाए, आप लोग ऐसे सोचो कि एक लड़का और एक लड़की जो है वो आपस में मिलते हैं, और आपस में मिलने के साथ में काफी लंबे समय तक वो एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में रहते हैं। जब रिलेशनशिप में रहते हैं उसके बाद में वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर कंट्री में, दूसरा किसी और देश में चला गया। आप लोगों को क्या लगता है कि उनके विचार जो हैं एक दूसरे के लिए, जो एक तरीके की जो फीलिंग थी, वो आप लोग बोल सकते हैं थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, पर लेकिन कहीं ना कहीं एक फीलिंग जरूर रहेगी एक दूसरे के माइंड में, एक दूसरे के लिए, है कि नहीं? मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उनका नेचर पहले जैसा था जब वो मिले, उसके अब उसके कुछ दूसरी दिशा में उनका नेचर होता हुआ नजर आएगा। मिलने के बाद में दोनों की पर्सनैलिटी में कई सारे चेंजेस आप लोगों को होते हुए नजर आएंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ पर ये क्वांटम जो एंटेंगलमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा ही है। इसमें यहाँ पर आप लोग ये बेसिकली समझने के लिए ये वाला उदाहरण देखिए, और फिर जो रियल उदाहरण होगा जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे, फिर वो बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, दो पेयर हैं आप लोगों के सामने। ये जो दो पेयर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं, ये दो पेयर जब तक यहाँ पर इस तरीके से रहते हैं, यहाँ पर इससे 1 और 2 है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर कि इसके अंदर रेड कलर भी है और ब्लू कलर भी है, इसके अंदर रेड कलर भी है और ब्लू कलर भी है। पर लेकिन होता क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पर अगर एक पेयर रेड हो गया तो दूसरा पेयर जो है वो ब्लू हो जाएगा, या फिर एक पेयर अगर ब्लू हो गया, दूसरा पेयर जो है वो आप लोग को रेड नजर आएगा। यानी कि अगर नॉर्मल भाषा में मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों के पास में दो बॉक्स हैं बिल्कुल एक जैसे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, दो बॉक्स हैं बिल्कुल एक जैसे। यहाँ पर इन दोनों बॉक्स के अंदर में, एक के अंदर में एप्पल रख दिया, एक के अंदर ऑरेंज रख दिया, और आप लोगों को बोला जाए कि एक पर्टिकुलर बॉक्स आप लोगों को चूज करना है, तो आप लोगों को एक चूज कर लिया, उसमें क्या है, उसमें निकला मान लीजिए एप्पल, तो इस ये डेफिनेट हो गया कि दूसरे जो बॉक्स में ऑरेंज ही होगा। इतना समझ में आ गया? अब यहां पर कुछ ऐसा ही पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब तक ये जो इंडिपेंडेंट रहता है ये पार्टिकल, तो इसका स्पिन 0 होता है, पर लेकिन जैसे यहां पर ये कॉन्टेक्ट में आ गया, तो यहां पर जो एक स्पिन होगा उसका अपोजिट में दूसरे का स्पिन होगा, यानी कि ऐसे आप लोग घूमता हुआ नजर आएगा। इसका ऊपर है तो इसका आप लोगों को नीचे नजर आएगा। अब जो बात न्यूटन साहब ने बोली थी, उनने क्या बोला, और ये अभी जो बता रहे हैं इन्होंने क्या बताया, और उसका एप्लीकेशन क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही खतरनाक एप्लीकेशन है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जिसको लग रहा है कि पता नहीं क्या बताने लगे, अब जब कंक्लूजन होगा आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पर बेसिकली जो फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे जिनके द्वारा स्टडी की गई, उनके द्वारा ये बोला गया है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ गए, आने के बाद में फिर ये इस ब्रह्मांड में कहीं भी चले जाएं, जैसे मैंने बोला ना, एक देश से दूसरे देश में कहीं भी चले जाएं, वो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग या कुछ ना कुछ उनके माइंड में चलता रहेगा। ऐसा ही यहां पर है कि ये कहीं भी चले जाएं इस दुनिया में, इस धरती पर कहीं भी चले जाएं पूरे ब्रह्मांड में, इनका जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं होगा, वो ऐसा ही रहने वाला है। इसका स्पिन अगर ये रहेगा तो इसका ये रहेगा। मतलब कहने का ये कि इनका एक पर्टिकुलर बिहेवियर हो जाएगा और वो उसी को कैरी करने वाले हैं। तो ये बात बोली गई प्रेजेंट टाइम के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा, जिनका नाम मैंने अभी आप लोगों को बताया। न्यूटन साहब क्या बोलते थे कि ये बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो तो एक्सेप्ट करते थे, पर लेकिन उनका ये मानना नहीं था कि ये जो बिहेवियर है ये हमेशा ऐसा ही रहेगा जैसा एक बार उन्होंने अडेप्ट कर लिया है। यानी कि अगर यहां पर किसी इंसान को गुस्सा आने लगा तो उसको हमेशा गुस्सा ही आएगा। जो प्रेजेंट थ्योरी के हिसाब से माने, उसका कभी भी शांत स्वभाव देखने को नहीं मिलेगा। पर लेकिन न्यूटन साहब ये बोलते थे कि गुस्सा आना है फिर शांत होना है, वो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इंसानों में तो वो हो जाता है, पर लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर अगर इन्होंने एक बार कोई नेचर अख्तियार कर लिया है, वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा है कि उस पर किसी चीज का प्रेशर पड़ रहा है, कोई चीज उसको अट्रैक्ट कर रही है। नहीं, उन्होंने जो नेचर अख्तियार कर लिया वो इस दुनिया में कहीं भी हो, इस ब्रह्मांड में कहीं भी, उनका नेचर वही रहने वाला है। ये अभी प्रेजेंट टाइम के साइंटिस्ट ने बताया। अगर उसका नेचर में जरा सा भी कुछ छेड़खानी हो रही है तो आप पकड़ लोगे कि यहां पर हाँ यार इसका नेचर ये था, इसके नेचर में कोई छेड़खानी हुई तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। समझाता हूं इनका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान से बातें कर रहा है, ठीक है, यहां पर ये बातें कर रहा है। जब यहां पर ये बातें कर रहा है, अगर यहां पर कोई बीच में नहीं है
तो ये आराम से बातें कर पा रहे हैं बड़े बड़े शानदार तरीके से। पर लेकिन अगर कोई इनकी कॉल जो है वो टैप करने लग गया, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करने लग गया, तो 1 सेकंड के अंदर अंदर पता चल जाएगा कि कोई टैप कर रहा है, कोई वहां पर उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से उनका नेचर है, जितने भी सारे फोटोन है उनका नेचर एक पर्टिकुलर पैटर्न में है। मान लीजिए सारे फोटोन ऐसे चल रहे हैं और पता चला किसी ने इंटरफेयर किया, कुछ फोटोन ऐसे आ गए, तो जैसे ऐसे आए तो तुरंत पता चल जाएगा यहाँ पर कि कोई इंटरफेयर कर रहा है। सोचो जब मिलिट्री के पर्टिकुलर ऑपरेशन चलाए जाते हैं, एक दूसरे से बात की जाती है, तो वहां पर समझो अगर कोई इस तरीके से बातें सुने तो बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है और सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है। तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी मॉडल जो है वो यहां पर इस चीज को प्रूव कर रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप लोग बोले कि जरा सा भी किसी ने इंटरफेयर किया तो यहां पर पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब एक फोटोन एक डायरेक्शन में चल रहा है, एक तरीके की प्रक्रिया है, तो वो वैसी ही रहने वाली है जब तक कि उसके अंदर कोई इंटरफेयर न करे। ये बात डेफिनेट है, चाहे वो कहीं पे भी क्यों ना हो, उसका नेचर ऐसे रहेगा। और न्यूटन साहब ने बोला था नहीं ऐसा नहीं रहेगा, वो इन्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर चेंज हो सकता है। तो वो जो थ्योरी थी न्यूटन साहब की, कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आप लोग बोलोगे यहाँ पर कि उनकी बात थोड़ी सी यहाँ पर गलत होती साबित हुई है। यहाँ पर इनके द्वारा ये बोल दिया गया कि वो नेचर ऐसा ही रहने वाला है। तो आप सोचो इनके क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, कितने शानदार तरीके से आने वाले टाइम में इनका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। यहाँ पर MRI के अंदर में, लेजर के अंदर में, सोलर सेल के अंदर में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर में, और एटॉमिक जो क्लॉक है उसके अंदर में भी काफी शानदार तरीके से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिल सकती है। जो यहाँ पर एटॉमिक जो क्लॉक है, यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी जब बात करेंगे तो ये सारी वो बातें हैं कि बहुत ही माइन्यूट लेवल पे चीजों को नापते हैं। अगर जरा सा भी चेंज हो जाए, सेकंड में भी चेंज हो जाए, तो उसमें बहुत बड़ा चेंज होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। खासकर अगर क्वांटम क्लॉक के बारे में आप लोग बात करें तो आप लोग समझ सकते हैं 2010 में जब इसको बनाया गया था तो इससे ज्यादा एक्यूरेट शायद ही कोई चीज होगी धरती पर। तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक्यूरेसी जो है यहाँ पर क्वांटम की निकल कर आ रही है। और यहाँ पर भी सारा खेल जो खेला जा रहा है ये सारा बेसिकली फोटोन के ऊपर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। फोटोन को वैसे अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो समझने के लिए आप लोग बोल सकते हैं कि फोटोन इज ऑल्सो ए क्वांटम और ए फंडामेंटल यूनिट किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। ठीक है, तो एक छोटी सी ये डेफिनेशन भी आप लोग अपने पास में रख सकते हैं। तो ये आने वाले टाइम पे एक बहुत ही शानदार तरीका एक्सपीरियंस दुनिया में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। नेक्स्ट जो अवार्ड मिला है यहाँ पर एक पर्सनैलिटी को दिया गया है, ये फिजियोलॉजी या फिर आप लोग मेडिसिन बोल सकते हैं, और इनका नाम है स्वांते पैबोस, और ये कहाँ के हैं, ये स्वीडन के हैं। पर्सनैलिटी कहाँ है, ये आप लोगों के सामने है। इनके द्वारा ये बताया गया कि ह्यूमन जो है वो कैसे इवोल्व हुआ है, उसके ऊपर इनके द्वारा स्टडी की गई है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे जो जीनोम्स हैं, ठीक है, जो एक्सटेंट हो चुके हैं उसके साथ में कंपेयर करके प्रेजेंट टाइम पे हम लोग कैसे यहाँ पर हैं, तो उसको कंपेयर करके इनके द्वारा बताया गया है। अगर पुराने टाइम पर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो किस तरीके की उनकी बॉडी हुआ करती थी और प्रेजेंट टाइम पे कैसे हम लोग इवोल्व होकर आगे बढ़े हैं, तो उसके ऊपर इनके द्वारा स्टडी की गई है। पुराने टाइम पर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर तो किस तरीके से सर थोड़ा सा एक दबा हुआ, जबड़ा थोड़ा सा ताकतवर आप लोगों को दिखेगा। तो कोई भी चीज अगर चेंज इंसान के अंदर में हुई है तो वो ऐसी नहीं है कि वो इमीडिएटली चेंज हो गया है। हजारों लाखों साल जो है वो चीजें पैटर्न में चलती हैं, उसके बाद में एक पैटर्न चेंज होता है। इंसान जो है उनके पीछे पूंछ हुआ करती थी, पर लेकिन वो जैसे जैसे सीधे खड़े होने हुए पूंछ भी खत्म होगी। तो जब यहाँ पर चीजें इवोल्व हुई हैं, उसकी जड़ का एक बार पता चल जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। तो यहाँ पर इनके द्वारा इस चीज के ऊपर स्टडी यहाँ पर की गई है कि जो जीनोम्स होते हैं, एक्सटिंक्ट जो ह्यूमंस और जो ह्यूमन इवोल्यूशन, ये एक ऐसी स्टडी की गई है जो कि आने वाले टाइम में हो सकता है बहुत सारी जो बीमारी है उसके ऊपर भी स्टडी करने में इससे हेल्प मिलेगी। तो एक बेस है, ऐसा आप लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं, ये पर्टिकुलर अवार्ड। ओके, बात करते हैं यहाँ पर लिटरेचर के बारे में। तो लिटरेचर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया गया है एनी अर्नॉक्स, और ये फ्रांस की 16वीं महिला है जिनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। इनके ये अवार्ड क्यों मिला, तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है कि अक्सर अगर इंसान कोई लिखता है किसी टाइम में तो किसी न किसी का फेवर करते हुए लिखता है, और अगर उस टाइम पर कोई गवर्नमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है, तो थोड़ा सा डरता भी है उनके खिलाफ कुछ बोलने में। पर लेकिन इनकी जिंदगी में ऐसा कोई खौफ नहीं है। इन्होंने लगातार बड़े ही निरंतरता के साथ में जो व्यवस्थाएं हैं उसकी जड़ों में जाकर जो भी यहाँ पर चीजें हैं जो सोसाइटी को पता चलनी चाहिए उसको एक तरीके से उजागर किया है और दुनिया के सामने यहाँ पर लेकर आई है काफी करेज के साथ में। तो इनकी जो एज है वो लगभग 82 साल है,
तो यहाँ पर इनको ये अवार्ड दिया गया है इनके द्वारा जो निरंतरता बनाए रखी है अपने लेखन में, बिना किसी चीज से डरे हुए जो सही चीज है लोगों तक वो चीजें पहुंचाई अपनी किताबों के थ्रू। तो ये काफी बड़ी बात बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला 16वीं फ्रांसीसी लेखिका आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगी जिनको ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। इनकी एक आधी किताब भी आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे ए मैन्स प्लेस, इसी के साथ में ए वुमेन स्टोरी, गेटिंग लॉस्ट। तो कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो यहाँ पर आप लोग इनकी याद रख सकते हैं। हमारे देश में क्या कभी इस फील्ड में किसी को कोई अवार्ड मिला है तो बताइए अगर आप लोगों को याद है तो। बात करेंगे अब केमिस्ट्री के बारे में। चेमिस्ट्री बचपन में इसको कई बार केमिस्ट्री बोला करते थे तो यहाँ पर ये 3 पर्सनैलिटी को यहाँ पर दिया गया है। अगर इनका फेस भी आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग को अभी दिखाऊंगा यहाँ पर, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर तो जो तीनों नाम है आप लोगों को इनके नाम याद रखने हैं। पहले का जो नाम है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इनका नाम है कैरोलिन और बर्टोजी, ये यूएसए के हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इनका नाम है मॉर्डन मेडल, ये डेनमार्क के हैं। और तीसरे जो हैं इनका नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा के बेरी शार्पलेस, तो ये आप लोगों को यूएसए के नजर आएंगे। इनको जो ये अवार्ड दिया गया है यहाँ पर ये 2 चीज़ों के लिए दिया गया है, एक तो क्लिक केमिस्ट्री और दूसरा यहाँ पर बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। तो ये जो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री है यहाँ पर ये आखिर है क्या, अगर इसके बारे में कोई आप लोगों से बातें करें तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। जो क्लिक केमिस्ट्री है इसका बेसिक पर्पज है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर डीएनए की मैपिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में आइडिया लगा सकते हैं। यानी कि आने वाले टाइम में जो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है, खासकर जो दवाई वाला क्षेत्र है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि क्लिक केमिस्ट्री के बारे में बात करें खासकर। ठीक है, और जो बायोथर्मोगोनल जो यहाँ पर अगर बात करें इसके बारे में, बायोथर्मोगोनल जो केमिस्ट्री है इसके बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो ये बेसिक पर्पज है इसका, कैसे जो कैंसर है उसमें सुधार किया जा सकता है। यानी कि आने वाले टाइम में कैंसरों का भी इलाज होता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। ये इस तरीके का अवार्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इतना कम से कम आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की ओर। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा नोबेल पीस प्राइज। पीस प्राइज जो है यहाँ पर ये 3 बेसिकली लोगों को दिया गया है। लोगों बोलना हालांकि गलत है, यहाँ पर एक इसमें से पर्सन है और 2 ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जिनको ये दिया गया है। जो पर्सनैलिटी है यहाँ पर, हालांकि माना यह जा रहा था कि यूक्रेन के जो लीडर हैं यहाँ पर उनको मिलेगा, पर लेकिन यूक्रेन और रशिया से थोड़ा सा कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि अलग है, पर हाँ उनको नहीं दिया गया जो सोच रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो 3 विजेता हैं, पहले यहाँ पर इनका नाम है एलिस बिलियात्स्की। ठीक है, तो एलिस बिलियात्स्की, ठीक है, तो ये बेलारूस के हैं। दूसरी यहाँ पर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल जो कि रसिया, और नेक्स्ट यहाँ पर ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, ये यूक्रेन के। इनका बेसिक जो काम रहा है यहाँ पर अगर देखें तो रसिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको कैसे कम किया जा सकता है, फिर उसको रोका जा सकता है और कैसे शांति बनाए रखी जा सकती है उसके लिए, और सत्ता का जो दुरुपयोग किया जाता है उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा उसको रोकने का भी काम यहाँ पर किया जाता है कि सत्ता का दुरुपयोग होता हुआ यहाँ पर नजर न आए। $10 मिलियन की जो राशि है वो यहाँ पर इनमें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। देखिए होता क्या है, जब कोई पर्टिकुलर एरिया में सत्ता का दुरुपयोग होने लगता है तो वहां पर लोग जो हैं खासकर लोकल एरिया में उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसी के लिए यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पर इन पर्सन के द्वारा यहाँ पर काम किया गया कि इसको रोका जा सके। तो ये इसके बारे में बेसिक चीजें हैं। कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए डाल दी गई यहाँ पर, इसको भी अगर चाहें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं बेसिक चीजें। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के बारे में। यहाँ पर भी ये जो अवार्ड है 3 लोगों को दिया गया है। पहले है बेन एस बर्नान के जो कि यूएसए से आते हैं, दूसरे हैं यहाँ पर डगलस डायमंड, ये भी यूएसए के हैं, और तीसरे यहाँ पर जिनका नाम है फिलिप्स एच डेबिक, ये भी यूएसए के देखने को मिलेंगे। मतलब यूएसए की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में अगर बात करें फाइनेंशियल क्राइसिस जो अभी देखने को मिला तो यहाँ पर उसके ऊपर काम किया गया और बैंकों की जो व्यवस्था और फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उसको कैसे टैकल करना है तो उसके ऊपर इनके द्वारा स्टडी की गई है। बेसिक मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं कि कोविड-19 भी काफी बड़ा रीजन रहा, उसकी वजह से भी काफी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर झेलनी पड़ी, तो उसके साथ भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं इस फील्ड में यहाँ पर ये जो अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर भी आप लोगों को 10 मिलियंस जो है वो बेसिकली पैसे दिए गए और यहाँ पर वो इक्वल राशि इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगी
3 लोगों को मैक्सिमम दिया जा सकता है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को 3 लोग देखने को मिल रहे हैं। अवार्ड यहाँ पर ये सारे के सारे लेने कहाँ पर पहुंचेंगे, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, तो प्राइज सेरेमनी जो होगी ये स्टॉकहोम स्वीडन में जाएंगे, बाकी पीस प्राइज लेने के लिए ओस्लो में जाया जाएगा। तो ये पूरा इस तरीके से पैटर्न चलने वाला है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। एक थोड़ी सी बात बोलना चाहूंगा यहाँ पर, अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट मिनिमम 2 साल के नोबेल प्राइज आप लोगों को तैयार करके जाने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बड़ी आसानी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, और 2 साल कम से कम जरूर आप लोगों को तैयार करके जाने हैं, ठीक है, क्योंकि 2 साल तक के आराम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, जो कि स्टडी लवर वीर के नाम से 1,67,000 के करीब मेंबर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप भी यहाँ पर पार्ट बन जाइए, जो भी लेक्चर आते हैं सब लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है, तो अच्छे से आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा टेलीग्राम, जहां से आप लोग ये पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए और फीडबैक जरूर देना कैसी लगी ये वीडियो। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।